समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। मौर्य के बयान पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई का अर्थ नहीं बता पाएंगे। संतों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले अपनी छवि दुरुस्त करें। अब इस तरह की जो उनकी बयानबाजी है, यह मैं समझता हूं कि ये अच्छी नहीं है। पहले अपने ज्ञान को दुरुस्त करें। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। अपर्णा यादव ने कहा कि राम भारत के चरित्र हैं, राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि ऐसा बयान उनके खुद के चरित्र को दिखाता है। तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर सपा को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा का अस्तित्व खत्म हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब सत्ता में थे तब बैन क्यों नहीं किया? अगर आपको बैन लगाना ही था तो आप किससे कह रहे हो बैन लगाने के लिए? जब आपकी सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, तब याद नहीं आया आपको ये बात? उसी समय उनको बैन लगा लेना चाहिए था कि नहीं, ये हम संशोधन करते हैं, संशोधन करके बैन लगा देते। लेकिन आज भीख मांगने के काम कर रहे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा था कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिसके अंश आपत्तिजनक हैं। उन्होंने कहा था कि या तो इसे हटाया जाए या फिर इसे बैन कर दिया जाए। बिहार से लेकर यूपी तक ये मुद्दा गर्मा गया है और प्रोफेसर चंद्रशेखर से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से बीजेपी आग बबूला है। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीजेपी ने इस पर आक्रामक रुख अपना लिया है। वो इसे हिंदू धार्मिक ग्रंथ और हिंदू धर्म का अपमान बता रही है। जहां बीजेपी ने कहा ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, उस दल में हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने भी जमकर निशाना साधा और कहा रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है जिसे कई भाषाओं में लिखा गया। रामचरितमानस को लेकर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने होगी। हालांकि सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। ब्रजेश राज सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही यूपी में जाति जनगणना का शोर मच गया है। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना की मांग की तो बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर अखिलेश पर हमलावर हो गए और कहा ये किसी के भी हितैषी नहीं है, ये सब कुछ सियासत की तरह करते हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बम्पर जीत से मिली संजीवनी और चाचा शिवपाल के साथ आने से मिली बूस्टर डोज के बाद अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार है। यही वजह है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और बीजेपी पर एक के बाद एक बाउंसर मार रहे हैं। आज अखिलेश ने अपने तर्कस से एक और सियासी तीर निकालकर बीजेपी पर चला दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी से जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा, जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना कोई आज नहीं मांग हो रही है। अंग्रेजों ने किसी ज़माने में 1931 में ये समझा था कि जातीय जनगणना हो और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति विराजी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौक़ों पर ये कहा जब समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने एक बार फिर वही मुद्दा छेड़ा है जिस पर वो अक्सर बचती नजर आती है। अखिलेश की जातीय जनगणना की मांग पर बीजेपी की ओर से इस बार भी कुछ ऐसा ही बयान देखने को मिला। उनके सामने भी मौका था, वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्या इस पे उन्होंने कभी पहल की? और मैं तो आज ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी ने तो हमारी कसब निषाद समाज की 17 जातियों को हाई कोर्ट में जाके उलझा दिया था। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के सहयोगी रहे ओपी राजभर ने भी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। जब ये सत्ता में रहते हैं तब इनको पिछड़े दलित अल्पसंख्यक
का अपमान याद नहीं आता है, उनके हक अधिकार दिलाने की बात याद नहीं आती है। जातिवार जनगणना कैसे हो ये याद नहीं आता है। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कैसे लागू हो, गरीबों का इलाज फ्री कैसे हो, प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कैसे हो, घरेलू बिजली का बिल कैसे माफ हो, इस पे ध्यान नहीं है। लेकिन ज्यों ये सत्ता से बेदखल होते हैं तब अलूल जलूल बयान देते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। वहीं अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ जातीय जनगणना का सियासी चक्रव्यूह रचने में लगा है। दरअसल यूपी की सियासत में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में है। मंडल कमीशन के बाद से यूपी की सियासत ओबीसी और दलितों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसके अलावा 25% अनुसूचित जाति और करीब 18% मुस्लिम आबादी के सहारे सूबे की सत्ता तय होती है। यही वजह है कि विपक्षी दलों की नजर ओबीसी और दलित वोट बैंक पर है और वो समय समय पर जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। यानी साफ है कि जाति जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कभी धर्म की, कभी जाति की, कभी पिछड़ों को लेकर ये लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में तासीर को गर्म कर रही है। वीडियो इंतजार सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ में मामला दर्ज होने के बाद कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति लगातार फरार चल रहे थे। एसटीएफ प्रोफेसर विनय पाठक की तलाश कर रही थी, लेकिन वह एसटीएफ के हाथ नहीं लगे। मामला सीबीआई को ट्रांसफर होते ही वह 85 दिन बाद वापस से यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। आज उनके चार्ज लेने की चर्चा दिन भर रही, लेकिन वह कार्यालय नहीं पहुंचे। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक 85 दिनों बाद कैंपस में लौटे। वो लखनऊ में मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे थे। एसटीएफ लगातार उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन जांच सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद वो यूनिवर्सिटी वापस पहुंच गए। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही प्रोफेसर विनय पाठक की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते वो कार्यभार नहीं संभाल पाए। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक एफआईआर दर्ज होने के बाद से लगातार फरार थे। 85 दिनों के बाद वह विश्वविद्यालय के कैंपस में पहुंचे हैं, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैंपस में पहुंचने के बाद वो अपने आवास में मौजूद है और आवास में जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के गेट से ही पत्रकारों को अंदर जाने पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। वहीं कुलपति के वापस लौटते ही यूनिवर्सिटी में तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके अलावा कुलपति आवास की ओर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। भाई हमारे कुल के मुखिया जो हैं 85 दिनों बाद हैं, निसंदेह ही हमारा कर्मचारी बहुत खुश है उससे, और हम लोग भी उनसे अभी सुबह उनसे मिलने जा रहे हैं। सारा कर्मचारी मिलने जा रहा है। बताइए, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, ये हमको भी पता चला है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। हम उनका वेलकम भी करने जा रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी हालचाल भी लेने जा रहे हैं। बता दें कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति विनय पाठक पर आगरा विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने वाली एक निजी कंपनी के बिलों के भुगतान के लिए पैसे लेने का आरोप था। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पाठक के 4 साथियों को गिरफ्तार भी किया था। विश्वविद्यालय में बताया गया कि प्रोफेसर विनय पाठक फिलहाल बीमार हैं, जिसके चलते वह अपने कार्यालय नहीं गए। वहीं आपको बता दें कि विश्वविद्यालय को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जगह जगह पर प्राइवेट गार्ड की तैनाती की गई है। सभी आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि एक कुलपति जो लगातार फरार था, अचानक दोबारा चार्ज लेने के लिए कैसे पहुँच गया। कैमरामैन सोम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। बेहतर इलाज का सपना लेकर आने वाले मरीजों के लिए ये सतर्क कर देने वाली खबर है। वाराणसी में बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में फर्जीवाड़े का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर की जगह फर्जी इंटर्नशिप करने वाले 3 लोगों का पर्दाफाश हुआ है। पूछताछ में पता चला है कि कई महीनों से ये अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे थे। इस फर्जीवाड़े में 2017 बैच के एमबीबीएस पास आउट 5 डॉक्टरों का नाम सामने आ रहा है। इसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। पकड़े गए फर्जी डॉक्टरों के पास मेडिकल की कोई डिग्री तो दूर, उसमें से कुछ तो इंटर ही पास है। ये व्यक्ति जो डॉक्टर है, उनकी जगह इंटर्न की जगह काम कर रहे थे।
इसमें बीएचयू ने अपने इंटरनली इनको जांच में पाया और हमें कंप्लेंट दी है, जिस पर एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फर्जी इंटर्न की पहचान वाराणसी के विश्वेश्वरगंज की प्रीति चौहान, मिर्जापुर अदलहाट के मोहित सिंह और सोनभद्र के अनपरा के अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। ये 5 MBBS पास आउट डॉक्टर नितिन, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर सोमिक दे और डॉक्टर कृति की जगह डॉक्टरी कर रहे थे। बीएचयू सुरक्षा निरीक्षक अरुण कुमार की तहरीर पर इन पर केस दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक एक कर अपनी गलती स्वीकारी और बताया कि बस वो बेरोजगार थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में आज धर्माचार्य संपर्क प्रमुख की बैठक हुई है। इस बैठक में देश भर के तमाम धर्माचार्य जो हैं वो शामिल हुए और बैठक के दरमियान लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ हत्या जैसे मामले सामने रखे गए और इन विषयों को लेकर के जो धर्माचार्य थे उन्होंने चिंता भी जताई कि सरकार ने ठोस कानून जरूर बना दिए हैं, लेकिन आज भी लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर के ठोस रणनीति बनाए जाने को लेकर के चर्चा की गई। तीर्थराज संगम पर लगे माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में अखिल भारतीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुखों की बैठक हुई। बीएचपी से जुड़े धर्माचार्यों की बैठक में देश में बढ़ते लव जिहाद, धर्मांतरण और गौकशी के मामलों को लेकर चिंता जाहिर की गई। साथ ही इन मुद्दों पर धर्माचार्यों से उनकी राय मांगी गई ताकि धर्मांतरण, लव जिहाद और गौकशी पर रोक लग सके। अब ये विषय तो स्वाभाविक है, देश के अंदर जो चल रहे हैं, अब संतों के माध्यम से इन सब कामों को ठीक से व्यवस्थित करना है। माने कहीं धर्मांतरण हो रहा तो धर्मांतरण ना हो, धर्मांतरण के जो कारण है उन कारणों को दूर किया जाए। अगर कहीं कोई विशेष सामाजिक कारण से धर्मांतरण कर रहा है तो संतों को प्रवास वहाँ पर कराना, ये सब योजना यहाँ पर बनेगी। बताया जा रहा है कि बैठक में संतों के बीच राय मशवरे के बाद फैसला लिया गया कि जहाँ कहीं पर भी धर्मांतरण के मामले ज्यादा आ रहे हैं, उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर संतों का प्रवास कराना और धर्मांतरण या फिर लव जिहाद जैसे मामलों को रोका जाए। विश्व हिंदू परिषद के संत संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी ने कहा कि विषयवार जो आज चर्चा विचार विमर्श हुए हैं, इन मामलों को लेकर के वो संतों से भी विचार विमर्श करेंगे। जहां पर भी इन घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है, उसको लेकर के उन इलाकों का संत समाज जो है वो प्रवास करेगा, भ्रमण करेगा, ताकि लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ हत्या जैसे मामले उन पर रोक लगे और समाज में जो विघटन है उस विघटन को भी रोका जा सके। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अलीगढ़ जिले के तमाम स्कूलों से कार्यक्रम में शामिल होने आए सैकड़ों की तादाद में छात्रों के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों द्वारा एक ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक रैली निकाली गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन सिविल लाइन थाना इलाके के घंटाघर पर किया गया है। कार्यक्रम से संदेश पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया है कि लोग सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि बीमारियों से ज्यादा मौत का आंकड़ा सड़क हादसे हैं। अलीगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मानव श्रृंखला के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जिसमें स्कूली बच्चे, उच्च शिक्षण संस्थान के स्टूडेंट्स, कर्मचारी, एनजीओ, समाज सेवी संगठन जुड़े। मानव श्रृंखला के निर्माण को लेकर यातायात में काफी बदलाव भी किए गए। शहर के अलग अलग हिस्सों में रूट डायवर्जन नजर आया। भारी वाहनों की एंट्री शहर में बंद थी। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अधिकारियों के अलावा जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश में बीमारियों से मौत का आंकड़ा कम है, लेकिन सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा ज्यादा है। ऐसे में लोग सड़क सुरक्षा का पालन करें, क्योंकि घर पर उनका परिवार इंतजार करता है। और जो सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लानी है वो हम ला सकते हैं। तो उसके लिए सभी विद्यालयों के बच्चे हैं, सभी कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी गण हैं, हमारे पुलिस और आरएएफ के जवान भी इसमें शामिल हैं। तो कोशिश ये है कि समाज के हर तबके को जोड़ा जा सके ताकि इसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए। मानव श्रृंखला का आयोजन जनपद मुख्यालय के साथ ही सभी तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर हुआ, जिसमें तहसील स्तर पर एसडीएम और सीओ, ब्लॉक स्तर पर वीडियो को नोडल अधिकारी बनाते हुए सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दरअसल पिछले लंबे समय से अलीगढ़ में सड़क हादसों की बढ़ोतरी हो रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए
जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के साथ एसएसपी कलानिधि नैतानी ने स्कूली बच्चों के साथ रैली निकाली है। इस दौरान डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि लगातार बीमारी से ज्यादा सड़क हादसों के जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों से जिलाधिकारी ने अपील की है कि सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। अलीगढ़ से जी मीडिया के लिए प्रमोद कुमार। ताजनगरी आगरा के हाईवे पर चलती कार में स्टंट करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया का सुरूर और स्टंट के नशे कॉकटेल आजकल युवाओं के सिर पर सवार है। सनक कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि कई बार खतरनाक स्टंट के चक्कर में युवाओं की मौत हो जाती है या फिर उनके स्टंट के चक्कर में दूसरे लोग जान गंवा देते हैं। देखिए, जैसे घटना के हमें संज्ञान हुआ तो सबसे पहले हमने उनको ट्रैक करने की कोशिश की। उनकी गाड़ी नंबर जो थी उसके अकॉर्डिंग हमने उन पे अभी सबसे पहले चालान किया है, 184 MV एक्ट पे चालान किया और डिसओबीडियंस ऑफ डायरेक्शन में भी चालान हुआ है। तो 7,000 का उनके समन शुल्क लिया गया है चालान के थ्रू। हाईवे पर चलती गाड़ी से स्टंट करना बेहद खतरनाक होता है। स्टंटबाजों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टंटबाज अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही वीडियो आगरा से सामने आया है, जिसमें 2 लड़के तेज रफ्तार कार के बाहर निकलकर स्टंट कर रहे हैं। कार का नंबर UP 80CB2939 है और कार हाईवे पर दंदनाती हुई दौड़ रही है। करीब 17 सेकंड के वायरल वीडियो के सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है और सभी आरोपियों को धर दबोचा। सर, हमसे गलती हो गई, आजकल कभी ऐसी गलती नहीं हुई, भविष्य में कर दूंगा। दरअसल आगरा कानपुर हाईवे पर बॉर्डर वर्क्स चौराहे के पास में चलती कार में 2 युवक कार से बाहर निकलते हुए स्टंट कर रहे थे और उसी दौरान एक राहगीर द्वारा उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया। एक्शन में आई आगरा पुलिस ने 7,000 रुपए का चालान तो किया, इसके साथ ही दोनों युवकों को अरेस्ट भी कर लिया है। पुलिस का साफ कहना है कि इस तरीके के स्टंटबाजों के खिलाफ ये कार्रवाई पूरी तरह से जारी रहेगी। आगरा से मनीष गुप्ता, जी मीडिया के लिए। जोशीमठ दैवीय आपदा को लेकर डे टू डे सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि वहां पर विस्थापित लोगों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। खास तौर से ऐसे लोग जो विस्थापित हुए हैं, जिनके खाने पीने रहने का बेहतर तरीके से इंतजाम हो, इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है। जोशीमठ में लगातार भू धसाव का दायरा बढ़ रहा है। अब जहां आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है तो वहीं दरारें आ गई हैं। जोशीमठ तहसील भवन पर भी दरारें आ गई हैं, जहां से पूरी आपदा संचालित की जा रही है। जोशीमठ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जोशीमठ में जिन घरों में दरारें आ रही हैं, उन पर प्रशासन की तरफ से रेड क्रॉस का निशान लगाया जा रहा है। लेकिन जहां से प्रशासन पूरी जोशीमठ की आपदा को संचालित कर रहा है और तमाम अधिकारी दिन रात रह रहे हैं, उस तहसील भवन पर रेड क्रॉस का निशान क्यों नहीं लगाया जा रहा, न ही लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। आखिर प्रशासन क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? देखिए, ये तो चारों तरफ लोगों के घरों में दरारें दिखाई दे रही हैं और उन दरारों से निपटने का जो सरकारी तौर तरीका है वो बहुत ही धीमा है। जिस तरह की आपात स्थिति है, उस आपात स्थिति के हिसाब से सरकार की प्रतिक्रिया, प्रशासन की प्रतिक्रिया बहुत धीमी है। जोशीमठ आपदा पर सीएम धामी पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। जोशीमठ भू धसाव पर सीएम धामी ने कहा है कि सरकार लोगों की हर संभव मदद कर रही है। जोशीमठ के लिए लगातार हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी सबसे अच्छे मार्ग हो सकते हैं, अच्छा वे हो सकता है, उस वे को हम लोग आगे फॉलो करेंगे।